हैं दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है आज जो है बेहतर जो है चैप्टर जो है पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो चैप्टर है ना वो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट है। ठीक है, ये आप एग्जाम दे रहे हैं, वनडे एग्जाम दे रहे हैं जिसमें मॉडर्न इतिहास पूछता है, जिसमें आपको कंफ्यूजन होती है। तो आपका कंफ्यूजन जो है ना इस चैप्टर से दूर हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या दिया है, तो इसमें जो है मैं बता दूं कि इसमें दिया क्या है। आपने जो है एक चीज सुना होगा जिसका नाम है 1857 की क्रांति। ठीक है, ये 1857 की क्रांति जो है भारत के जो है इसको प्रथम जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यानी आजादी के लिए जो है उठाया गया पहला बगावत था। ठीक है, और ये बगावत इतना व्यापक था ना कि आप सोच नहीं सकते हैं इसको। आप जो है मतलब बहुत बेहतर ढंग से इसको जो है मतलब लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी रह गई। ठीक है ना, इन सारी चीजों को इसमें कौन बताता है, तो जो चैप्टर नंबर 5 है वो आपको बताएगा। तो मैं बता दूं कि जो है एनसीईआरटी की जो क्लास 8 है ना, वो उस क्लास 8 का 5th चैप्टर है। इसके पहले हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। वो चारों चैप्टर भी आप क्या करेंगे, इसके पहले जाकर आप पढ़ लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से आप अगर 10 घंटे टाइम देंगे तो उस क्लास को आप रिवीजन भी कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि बहुत छोटे समय में, मतलब बहुत कम समय में मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि 1857 में कि इसमें जो है आपको पता है कि इसमें स्थानीय शासन जैसे कि मान लीजिए रानी लक्ष्मीबाई के बारे में नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वही बगावत करती हैं। और वही नहीं, अन्य जो है और सारे जो नवाब होते हैं ना, तो वो भी क्या किए, इन्होंने बगावत किया 1857 की क्रांति में। जो 1857 की जो क्रांति है, इसका एक फेज नहीं था। इसमें क्या हुआ कि इसमें मतलब धीरे धीरे जो है एक ही बार इसमें लोग युद्ध में नहीं भाग लिए थे। तो इसमें जो इसकी कमियां हैं, इन कमियों को भी देखेंगे। और 1857 की क्या भूमिका थी हमारी आज़ादी में, उन चीज़ों को भी देखेंगे। ठीक है ना, तो ये आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत उपयोगी सीरीज है। ठीक है, तो आप इसको जरूर पढ़िए। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप इसको पढ़ लेंगे। आप इस फिगर को भी देखकर समझ सकते हैं कि कैसे जो है इस विद्रोह हुआ 1857 का। और कैसे हमारे जो भारतीय लोग हैं इन अंग्रेजों पर टूट पड़े। और कैसे जो है ये जो है बगावत हुआ। ठीक है, ये बगावत क्यों हुआ है, इसके सारे कारण भी इस चैप्टर में दिया हुआ है, तो आप इसको स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको जो है स्टैटिक्स का देखना है तो आप जो है डायरेक्ट जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें क्या किया गया है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पर जो है सारी चीजें फुल डिटेल्स में और मिल जाएगी। यानी एडवांस जिसे आप जो कहते हैं कि एडवांस हमको थोड़ा सा पढ़ना है, तो वो चीजें वहां पर मिलेगी। बाकी यहाँ पर एनसीईआरटी में आपको बेसिक नॉलेज, आपको जो एक समझदारी, वो चीज मिल जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि आपके आजकल के जो एग्जाम है वो बेसिक चीजों को ज्यादा पकड़ रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं नीतियां और लोग। पिछले क्लास में हमने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा है। इसके पहले आपने देखा ना कि जो है ग्राम एक तो हम लोग चैप्टर चैप्टर कौन सा था, तो ग्रामीण क्षेत्र पर शासन। ये कैसे जो है जो अंग्रेज लोग थे ग्रामीण क्षेत्र पर जो है क्या कर रहे थे, तो शासन कर रहे थे। तो ग्रामीण क्षेत्र पर जब ये लोग शासन कर रहे थे तो जो है गांव में इन्होंने कौन सी व्यवस्थाएं लगाई, तो किसानों पर आपने देखा कि जो है रैयतवाड़ी व्यवस्थाएं लगाई गई। कुछ क्षेत्र में जो है महालवाड़ी व्यवस्थाएं लगाई गई। फिर से इस तरह कई सारे जो है व्यवस्थाएं लगाई गई। और जनता से क्या किया गया, तो जो है टैक्स वसूला गया। क्योंकि अंग्रेजों का मेन रूप से वही था कि जो है यहाँ से धन कमाना है ज्यादा से ज्यादा। फिर इसके पहले मतलब इसके बाद हम लोगोंने कौन चैप्टर देखा, जो जनजातीय क्षेत्र, जो दीकू वाला जो चैप्टर है। इसके जो पहले के जो चैप्टर है, 4th चैप्टर है, उन उसको हम लोगों ने देखे। तो उसमें क्या दिया है कि इसमें जो है दिया है कि जो जनजातीय क्षेत्र है भारत के, उन जनजातीय क्षेत्र में इन अंग्रेजों ने क्या किया कि कौन से कानून लगाए और कौन सी नीतियां लगाई और उन पर जो है क्या प्रभाव पड़े। इन सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया है। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या और सारे प्रश्न है। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब तरह तरह से असर पड़े। इनका जो है जो ये लोग आपको अब देखिए, ये देखिए कहाँ ये आए, मतलब आए कहाँ से थे, तो जो है बंगाल से लोग एंट्री किए। तो आपको पता है कि ये लोग इन्होंने क्या किया, तो बंगाल पर क्या किया, अटैक किया। और अटैक करने के बाद मतलब ऐसे डायरेक्टली अटैक नहीं किया, मतलब उन्होंने राज्य में हस्तक्षेप किया और वहाँ के राजाओं को प्रभावित किया, नवाबों को प्रभावित किया। तो कौन से प्रभावित हुए, तो राजा रानी प्रभावित हुए ना। तो यानी जो राजा वर्ग है, जो वहाँ का जो किंग वर्ग है, वो भी प्रभावित हुआ किससे, अंग्रेज की पॉलिसी से और अंग्रेजों के आने से। उसके बाद आपने रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सुना है, उससे कौन प्रभावित हुए, तो किसान प्रभावित हुए। और इनसे इन्हीं में जो है जमींदार भी प्रभावित हुए। कैसे, क्योंकि अब जमींदारों की कमाई बंद हो गई और जमींदारों पर
जो है सूर्यास्त जैसे कानून लाकर जो इन पर पाबंदियां भी लगा दी गई, ठीक है ना। फिर से आदिवासियों को आपने देखा कि आदिवासी कैसे प्रभावित हो रहे हैं। तो आदिवासी आपने देखा कि जो है जनजातीय क्षेत्र में जो है आदिवासियों पर वन कानून लेकर आया गया, जनजातियों पर और सारे जो है पॉलिसी लेकर आए गए, जिससे इनका जो है जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है जो इन लोगों का जो चल रहा था उसको जो है इन्होंने क्या किया, तो बंद कर दिया। किसने? अंग्रेजों ने। यानी सब सब कौन मतलब सब लोग क्या है, धीरे धीरे परेशान हो रहे हैं। और जब मुखिया के बारे में आपने सुना है जनजातीय क्षेत्र में, तो ये मुखिया जो है सिपाही भी रखते थे। और ये सिपाही जो है ये सिपाही जो है ये भी परेशान थे। और जो है भारतीय सेना जो है मतलब जो ब्रिटिश सेना थी, ठीक है, उस ब्रिटिश सेना में कुछ भारतीय भी क्या कर रहे थे, तो जो है भारतीय भी इसमें जो अपनी सेवा दे रहे थे। जो है ब्रिटेन की जो है पुलिस जो फोर्स होती थी, ठीक है। तो और उस पुलिस फोर्स में भी क्या होता था, तो जो भारतीय जो लोग हैं, जो सिपाही में भर्ती हैं, जो भारतीय जो पुलिस में शामिल हैं, ठीक है, जो इंडियन है, ठीक है, शामिल किस में है, तो ब्रिटेन की पुलिस सेना में, ब्रिटेन की फौज में। तो उन लोग के साथ भी जो है शोषण होता है, तो उनसे भी कौन परेशान है, तो सिपाही लोग परेशान है, ठीक है। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाई जनता के हित में नहीं होती है या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो लोग उनका किस तरह विरोध करते हैं। हम लोगों ने देखा कैसे जनजातीय विद्रोह हुए हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें रही हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, 1857 की क्रांति कैसे हुई कि जितने सारे वर्ग हैं, ठीक है, राजा से लेकर निम्न वर्ग से लेकर किसान से लेकर मजदूर से लेकर जो है सिपाही से लेकर सब लोग क्या है, तो इन अंग्रेजों से और इन अंग्रेज की नीतियों से ये लोग परेशान हो चुके हैं। तो एक कारण ये भी रहता है कि जो है ये सभी लोग जब परेशान हो जाएंगे तो उठकर विद्रोह करेंगे ना। तो वही विद्रोह जो है 1857 का विद्रोह भी कहा है, मतलब कहलाता है, उसको बगावत भी कहते हैं। लेकिन इसको आप लोग जो है मेनली अब क्या कहेंगे, आप लोग जो है स्वतंत्रता संग्राम कहेंगे भारत की। क्योंकि इसको विद्रोह आप क्यों इसलिए नहीं कहेंगे, क्योंकि आप जो है अपने आज़ादी के लिए लड़े हैं ना, तो आप विद्रोह थोड़ी किए हैं, आप तो अपनी बगावत किए हैं। विद्रोह कौन कहेगा, जो ब्रिटेन के लोग हैं। तो यह बहुत जो है कॉन्सेप्चुअल चीज है, तो आप इसको नोट करके याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कि नवाबों की छीनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकतें छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात किए गए थे। आपने देखा कि कैसे जो है बंगाल में आते हैं, और बंगाल में आने के बाद जो है बंगाल के जो उसमें का जो ढांचा रहा था, और उस ढांचे में क्या करते हैं लोग, अपना रेजिडेंट लगा देते हैं। रेजिडेंट के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो इसे मतलब क्या है कि इसे एक तरह से आज के जो राज्यपाल है, ठीक है, तो उस तरह के उसमें हुआ करता था। जो रेजिडेंट है वो क्या करेगा कि नवाब के जो है राजमंड्री करेगा, और वो रेजिडेंट पद अपना प्राप्त करेगा। और रेजिडेंट जो है पद प्राप्त करेगा, क्या करेगा कि जो राज्य की जो मेन मेन जो खुफिया जो जानकारी है वो क्या करेगा, तो अंग्रेजी सेना को देगा, ठीक है ना। एक तरह से दलाल मान लीजिए, जो किस में बैठता है, तो शाही दरबार में बैठता है, तो ऐसा। यानी प्रभावित कौन कर रहे थे, तो मेनली रूप से अंग्रेज लोग, ठीक है। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घट रही थी, और जो जो राजा रहे हैं उनकी भी क्या हो रही थी, धीरे धीरे जो शक्तियां हैं, स्वतंत्रता है, वह घट रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक जो है एक एक करके छीने जा रहे थे। यानी क्या कर रहे हैं, तो ये लोग जो है नवाबों पर और जो स्थानीय जो सरकारें हैं, स्थानीय जो राजा थे, छोटे मोटे जो राजा होते थे, ये लोग भी अपना लगान वसूलते थे। तो इनको भी जो है क्या किया गया, इनको भी प्रभावित करके इनसे भी जो अधिकार थे छीन लिए गए। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनकी मृत्यु उनके जो है उनके पति की मृत्यु के बाद उनके जो गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं लोग, जो है अयोग्य उत्तराधिकार का नियम भी लेकर आते हैं। कौन लेकर आते हैं, तो ये ब्रिटेन के लोग लेकर आते हैं, जो है जो कंपनी है लेकर आती है। और क्या करती है कि जो है इस अयोग्य उत्तराधिकार के इसमें मतलब लिखा हुआ था कि किसी भी राज्य में अगर उसका जो है जो पैतृक जो संतान है, ठीक है, जो नहीं मतलब खुद का अगर वो बेटा नहीं है ना, तो वो क्या करेगा, तो जो उस राज्य की जितनी सारी संपत्ति किसकी हो जाएगी, अंग्रेजों की हो जाएगी। एक तरह से विलय नीति था, ठीक है ना। मतलब एक एक राज्य का जो है क्या करना है, इन लोगों को विलय करना है। तो इसमें विलय नीति का एक आधार क्या था, तो अयोग्य उत्तराधिकार का नियम था। जिसमें क्या होता है कि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं और उनके जो पति हैं, इनका जो है जो बेटा है, खुद का बेटा नहीं होता है, इन्होंने गोद लिए जो है एक बच्चे को गोद लिया होता है। तो ये लोग जो अंग्रेज लोग हैं ना, क्या करते हैं, तो उस गोद लिए हुए बेटे को नहीं जो है वो मतलब नवाब नहीं मानते हैं। तो नवाब नहीं मानेंगे तो क्या होगा, तो जो झांसी है उसे क्या करेंगे ये लोग, तो कब्जा कर लेंगे। उसी का विरोध करती हैं, अंत में रानी लक्ष्मीबाई फिर आगे वीर गति को प्राप्त होती हैं।
तो ये सारी उनकी कहानी है, छोटी सी कहानी, आगे आगे तो हम लोग फिर देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए मतलब इसमें क्या दिया है कि जिसके नवाब को कैसे परेशान कर रहे हैं लोग, जो है राजाओं को ये लोग कैसे परेशान कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, कौन, तो ब्रिटेन के जो है जो ब्रिटिश की जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है। आगे देखेंगे हम लोग कि जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इनके निवेदन को भी ठुकरा दिया। यानी क्या कर रही है कि ये लोग जो है, एक तो पहली बात ये हमारे भारत पर आ चुके हैं, ठीक है, ये हमारे भारत पर आ चुके हैं, राज्य कर रहे हैं और भारत को शोषण कर रहे हैं। और देखिए इनका जो है मतलब ये लोग सत्ता में इतने चूर हो गए, इतने मतलब हो गए कि जनता की तो छोड़ दीजिए, किसानों को मजदूरों को तो छोड़ दिए, इन लोगों ने राजाओं तक को नहीं छोड़ा, उन नवाबों तक को नहीं छोड़ा, जो नवाब भी शोषण करते थे कहीं ना कहीं। तो इन उन क्या किया इन्होंने, तो उन नवाबों को भी जो है इसने जो है कंपनी ने नहीं छोड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। एक सहायक संधि क्या होता है ये आगे दिया हुआ है, इसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का जो है शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। यानी ये लोग क्या करते थे, देखिए इस सहायक संधि क्या होता है, इसी को क्या कहते हैं ना, सहायक संधि को क्या कहते हैं समझ लीजिए, ठीक है, कंप्लीटली समझ लीजिए इसको, सहायक संधि को इसी को कहते हैं सब्सिडरी अलायंस। ये सब्सिडरी अलायंस होता क्या है, सहकारी जो सहायक संधि है, तो जैसे मान लीजिए जैसे कि एक यहाँ पर राज्य है, ठीक है, और एक यहाँ पर राज्य है, और एक यहाँ पर राज्य है, ठीक है ना। तो क्या करते थे ये लोग कि ये जो अंग्रेज, मान लीजिए ये पूरा क्या है, एक बटालियन है अंग्रेज की, इतना नहीं है, सब छोटे ही हैं, और ये सब क्या है यहाँ पर राज्य है, ठीक है, कल्पना करिएगा। तो ये लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जाएंगे। आपको पता है कि जितने सारे राजा होते थे सब जो है एक तरह से अक्रू टाइप के होते थे, उनका अपने में ही नहीं बनता था, पड़ोसी राज्यों से उनका बनता नहीं था, बिल्कुल नहीं बनता था। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो अंग्रेज लोग हैं, ठीक है, ये जो अंग्रेजी कंपनी है वो जाती थी किसी एक शासक के पास, ठीक है, और यहाँ जाएगी कहेगी मित्र आप जो है क्या है कि आप जो है 3-4 राज्यों से क्या है कि आप घिरे हुए हैं, आप पर तो कभी भी सैनिक अटैक हो सकता है। आपका जो पड़ोसी जो राज्य है ये क्या कर रहा है कि एक दिन आपके क्या करेगा, तो अटैक करेगा। तो फिर ये बेचारा डर जाता है। तो भाई भोले वाले लोग तो क्या करेंगे इसके मतलब ये इससे पूछता था बताइए सरकार कोई कोई पॉलिसी हो तो बताइए। तो ये सब क्या कर रहे हैं, वो जो उद्दंड लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, ये क्या करते हैं, इन्हीं सहायक संधि पर इनका जो है सिग्नेचर करवाते हैं। अब ये सहायक संधि है क्या, इस सहायक संधि में होता था कि इस जो है ये जो राज्य है, इस राज्य में क्या होगा, तो एक जो है एक रेजिडेंट रखना होगा, उसी रेजिडेंट को आगे चलकर जो है राज्यपाल भी माना गया है, ठीक है ना, जो असंवैधानिक है। तो क्या करना होगा, तो इस राज्य में एक रेजिडेंट रखना होगा। ये रेजिडेंट क्या करेगा, तो आपके जो है आप जो नीतियां बनाएंगे उनमें आपका जो है साथ देगा, आपको समझाएगा कि सर ये ऐसी नीतियां नहीं, ऐसी नीतियां बनाइए। तो इस एक तरह से ये होगा। और आपको क्या करना होगा कि आपको जो है कम जो है 10,000 सैनिक रखने होंगे, ये मात्रा बढ़ा भी देते थे सब। ये 10,000 सैनिक क्या करने होंगे, रखने होंगे आपके अपने राज्य में, और इसका खर्चा आपको ही देना होगा। और ये जो 10,000 सैनिक है क्या करेंगे, तो आपके जो है इन अगल बगल के राजाओं से रक्षा करेंगे। समझ लिए इसका जो है क्या क्या इनकी नीति है, ठीक है। और देखिए ये जो है सहायक संधि है ना, वो सिर्फ इन्हीं पर लागू नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, ये जो है इस राजा के पास भी जाते हैं और यही कहानी रखते हैं, और यही कहानी रखकर यहाँ भी वही काम करेंगे, जो है अपना सैनिक रख देंगे और अपना रेजिडेंट रख देंगे। फिर ये इसके पास भी जाएंगे, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, ये लोग यहाँ भी पहुँचेंगे, यहाँ भी पहुँचेंगे, यहाँ भी पहुँचेंगे, और पूरा करते करते क्या, अब देखिए अब यहाँ पर जब जाएंगे ये लोग, तो जो राजा है, ठीक है, अब कल्पना करिए ये जो राजा है क्या करेगा, इनकी सैलरी देगा इन 10,000 सैनिकों की और उस रेजिडेंट की। अब सैनिक अब भाई कितना सैलरी देगा यार, अब सोचिए हर मंथली उसको सैलरी देना है, सैलरी देते देते एक दिन राजा इतना भिखारी हो गया, इतना भिखारी हो गया कि ये लोग कहें कि अब आप क्या है ना कि आप इसका जो है शासन आप चला नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना, आपके बस का शासन नहीं है। तो वही कार्य किसके साथ होता है, तो 1801 में अवध के साथ पहले ये लोग क्या करते हैं,
तो सहायक संधि थोपते हैं, और सहायक संधि थोपने के बाद ये लोग कहते हैं कि भैया आपसे आपसे जो है आपकी सरकार नहीं चल रही है, ठीक है, अब आप क्या करिए कि आप अपना सरकार हमको दीजिए। अब जो ये रेजिडेंट बैठा है, अब इसी से अगर गद्दी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके पीछे बहुत बैकग्राउंड है, हम लोगों ने इसके जो है इसको पहले भी पढ़ लिए हैं, पहले भी दिया था, तो यहाँ भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने समझ लिया। तो अपने आप में कंप्लीट सहायक संधि का जो ये पॉलिसी है, इसे आप जो है नोट कर सकते हैं, और आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। ये सहायक संधि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें हैं, धीरे धीरे क्या होगा, तो भाई ये राजा अपंगु हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और सब पर राज किसका हो जाएगा। अब ये जो छोटी सी कंपनी थी क्या हो गई, इतनी बड़ा इसका क्षेत्र हो गया। इसी तरह इन्होंने क्या किया ना कि पूरे धीरे धीरे भारत पर इन्होंने कब्जा किया, और इसी में कब्जा करने का एक ये भी नियम था, अयोग उत्तराधिकार, ठीक है। इसी में जो है कौन फंस गई, तो जो है जो झांसी की रानी वो भी फंस गई, और सारी भी चीज़ें हैं, हम लोग देखते रहेंगे आगे, ठीक है। थोड़ा सा बचा इसको हम लोग देख लेते हैं। तो समझ लिया आपने जो है सहायक संधि क्या होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तब बिल्कुल निसंकोच आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कि क्वेश्चन करना हमारा सर्वसिद्ध अधिकार है, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन करने का अधिकार है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और जवाब देना हमारा फर्ज है, ठीक है। तो 1801 में क्या होता है, तो अवध पर जो है उसी सहायक संधि के द्वारा जो है इन पर जो थोपी गई थी, जो इसके द्वारा इन्होंने क्या किया, तो उसको अपने कब्जे में ले लिया। और कहते क्या है ये लोग जो है होशियार लोग, ठीक है, ये लोग कहते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे ना, आपके राज्य को दुरुस्त कर देंगे। दुरुस्त मतलब कि सारे टैक्स भी ले लेंगे, जो पैसा आपका जो बच गया है वो भी हम खींच लेंगे। हम लोग पास जो खतरनाक चुंबक रखे हैं हम लोग, सॉरी मजाक के लिए था। कंपनी ने मुगलों के जो है मुगलों के शासन को तो खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। अब जो ये कंपनी जो सिक्के जारी कर रही है ना, जो अपना सिक्का वो क्या कर रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जो मुगल द्वारा, क्योंकि भाई पूरा भारतवर्ष में कौन था, तो मुगलों का शासन था जो दिल्ली में बैठा हुआ था। और अंतिम जो है मुगल बादशाह का नाम भी आप लोग कमेंट करेंगे कि अंतिम जो है मुगल बादशाह का नाम क्या था, ठीक है। लास्ट में जफर होगा, मैं हिंट दे दे रहा हूँ, ठीक है। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर, की नाम भी दे दिया यार, बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद जो है बादशाह के परिवार को जो है लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। यानी आखिरी मुगल बादशाह कौन थे, तो बहादुर शाह जफर। उनकी मृत्यु के बाद जो है उन्हें उनके उनके किसी भी वंशज को जो है बादशाह नहीं माना जाएगा, केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। यानी ये लोग क्या करते हैं कि 1856 में इसने घोषणा कर दी, और इसी घोषणा में जो क्या हुआ, तो अंतिम मुगल बादशाह कौन हुए, तो जो है बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो अंतिम यही यही है कहानी इसकी। तो आप इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ से समझ लेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो है कि किसान और सिपाही पर इसने क्या किया, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग देखा कि जो है इसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, तो राजाओं के साथ जो है क्या किया है, नवाबों के साथ क्या किया है। तो इन चीज़ों को हम लोग ने इसको समझ लिया है। आगे देखेंगे जो हम लोग की किसान और सिपाही के साथ क्या हुआ, कि ये लोग भी विद्रोह में आ गए, ठीक है।